हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान। स्वागत करते हैं प्रवीण जैन साहब का, प्रेसिडेंट है नरेटको के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं पवन कुमार विजय, फाउंडर हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। बहुत बहुत स्वागत है विजय सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत जैन साहब आपसे ही कर रहे हैं। सर समझाइए इसको कि ये एक डिस्कशन पेपर ज़रूर आया है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। पहले जो व्यवस्था हम जितना पढ़ पाए हैं कि पहले सिर्फ क्लेम करने वालों का ही डेटा लिया जाता था, अब किसी एलओटी के क्लेम फाइल न करने पर भी उसका डेटा शामिल होगा। इसका मतलब क्या है सर एक आम होम बायर के लिए, और कितना परिवर्तन इससे आएगा पूरे के पूरे रियल स्टेट इकोसिस्टम में? देखिए, इंश्योरेंस में पहले क्या होता था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो जाते थे और फाइनेंशियल क्रेडिटर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या जो उनके लेनदार हैं उनको माना जाता था। उसके बाद ये बदलाव आया कि सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी होम बायर्स को भी, और होम बायर्स भी उसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। बट अभी ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर ये आ जाता है कि इसमें होम बायर्स जो कई बार अप्लाई नहीं कर पाते, किसी हाउसिंग के अंदर मान लीजिए 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं और 200-300 लोग ही अप्लाई कर पाते हैं क्लेम को, बाकी नहीं कर पाते, तो उनका पैसा उनको नहीं मिलता था। जो भी लोग क्लेमेंट पैदा जो आएंगे सामने, सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था उसके अगेंस्ट। बट ये अच्छा फैसला है कि अगर जो होम बायर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने क्लेम को, उनका भी राइट उसमें रहेगा और उनका भी पैसा सेफ माना जाएगा इसमें। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरह से ऑटोमेटिक इंक्लूजन का प्रावधान होगा। इससे एक और अच्छी चीज़ होगी कि जो जेन्युइन बायर्स हैं उनके अधिकार थोड़े से सुरक्षित होंगे। हाँ जी, प्रोटेक्टेड होंगे उनके अधिकार भी। और एक चीज ये रहेगी कि वो उसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर या जो इंश्योरेंस में से प्रोजेक्ट चले जाते हैं, मान लीजिए 500 लोगों ने क्लेम किया और 200 लोगों ने क्लेम ही नहीं किया 700 में से, अब वो डिसीजन कितना पेंडिंग करेंगे उसके लिए अखबार में ऐड देंगे या फिर लोगों को क्लेमेंट कैसे आएंगे या रेरा से डेटा उठाएंगे वो लोग, वो एक जो भी आने वाले दिनों में क्लियर होगा, मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। पवन सर ये बताइए कि इससे लिटिगेशन में कितनी कमी आएगी, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि बाद में बायर्स को लीगल फाइट लड़नी पड़ती है और केसेस अटक जाते हैं। तो ये पोस्ट रेजोल्यूशन इश्यूज क्या इससे कम होंगे सर? बिल्कुल होंगे। देखिए क्या होता है कि अभी जैन साहब ने जो बताया कि तो आपका नाम उस कंपनी की बुक्स में है पर आपने फाइल नहीं किया। वो फाइल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मालूम नहीं था, आपको कन्फ्यूज़न था, आप लिटरेट नहीं हो, कंप्यूटर एजुकेटेड नहीं हो, या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं पहुंचा। तो उससे क्या होता है, जेन्युइन बायर उसमें मिस हो जाते हैं। बहुत सी बार जेन्युइन बायर इंडिया से बाहर होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग छूट जाते हैं। अब अगर ये होने लगा तो उससे क्या होगा कि होम बायर को उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो बेसिक कंसेप्ट है कि इसका पर्पज़ है, जो मेन बायर है, जो रियल ओनर है, उसको प्रोसीजर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा और उसका नाम ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा क्योंकि उसका नाम बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, एक तो आरपी को बहुत क्लैरिटी रहेगी, इसमें जो आदमी कंपनी खरीद रहा है उसको बहुत क्लैरिटी होगी कि मेरे को क्लेम कितने लोगों का है, और तीसरा होगा लिटिगेशन कम होगा क्योंकि जब सारी चीज़ों में क्लैरिटी है, मैंने डाला या नहीं डाला, मेरे को मेरा क्लेम मुझे मिलेगा। अदरवाइज टुडे क्या हो रहा है कि जो होम बायर हैं वो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका नाम ना होने के कारण वो लोग अपना क्लेम में उनका नाम हट जाता है और फिर वो कोर्ट में जाके प्रोसीजर करते हैं, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे कोर्ट केस की में ड्रास्टिकली रिडक्शन होगा। एब्सोल्युटली। ये एक घर खरीदने और रियल स्टेट में जो बार बार एक साख का संकट हम देखते हैं प्रवीण जैन सर, कि जो डेवलपर्स होते हैं और एक होम बायर होता है, उसके बीच में बहुत सारे कारण हैं। पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब कोशिशें हो रही हैं कि रियल स्टेट में ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें डेवलपर और बायर के बीच में भरोसा, साख की जो दरारें हैं वो कम हो, और हो भी रही हैं। इस तरह के कानूनों में तब्दीली आने से कितना ज़्यादा भरोसा एक आम होम बायर का बढ़ेगा सर रियल स्टेट में? देखिए, रेरा के आने के बाद होम बायर्स का काफी भरोसा मैं मानता हूँ बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि डेवलपर्स जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे तो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, पता लगा कि अगर पहला प्रोजेक्ट रुक गया तो सारे रुक गए आपस में। तो ये जो पैसा जो वहां से एक जगह से निकाल के दूसरी जगह मिस यूज करते थे पैसे का, वो रेरा के आने के बाद वो बंद हो गया क्योंकि उन्होंने निकाला कि 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगेगा।
बट वो भरोसा काफी बढ़ गया। मगर इस तरह की जो अगर अपडेशन आती रहेंगी, जैसे अभी इसमें आईबीसी में आई है, तो मुझे लगता है और भरोसा और ज्यादा बेहतर होगा और बढ़ेगा भरोसा लोगों का। बट सर, डेवलपर की साइड से भी ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो नया आईबीबीआई प्रपोजल है उसमें कहा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेन आधार बनेंगे। तो ऐसे में अगर बिल्डर ने डिटेल्स ही सही नहीं रखी तो फिर इंसॉल्वेंसी में बायर का इंक्लूजन खतरे में पड़ सकता है। तो कितना थोड़ी सी जिम्मेदारी बिल्डर्स की तरफ से भी बढ़ जाएगी सर? नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात। देखिए, अगर किसी ने मन बना रखा है कि चोरी करनी ही है तो उसका रोकना तो बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज तो ये डेटा क्वार्टरली रिपोर्ट क्यूपीआर बनती है रेरा के लिए भी। रेरा भी क्वार्टरली डेटा मांगता है आपका, वहां से भी डेटा निकल सकता है। जो कंपनी एक्वायर करेगा उसको डेटा वहां से मिल जाएगा, जितने प्रोजेक्ट रुके हुए होंगे। बट अगर किसी ने बेईमानी करनी है कि ठीक है पैसा लिया और किसी और अकाउंट में बुक कर दिया, तो बड़ा मुश्किल होगा वो। मगर ऐसा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर किसी ने मान के चलना है कि मैंने फ्रॉड ही करना है तो उसका कोई तरीका तो बड़ा मुश्किल है। बट जनरली जो प्रोजेक्ट रुकते थे पहले, वो प्रोजेक्ट कभी कभी ऐसे भी रुकते थे कि आज बैंकों का पैसा लिया हुआ है, एक क्वार्टर के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं रीपे हो पाया और वो इंसॉल्वेंसी में चला गया प्रोजेक्ट। बट मुझे लगता है पिछले 2-3 साल 5 साल में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इस तरह का नहीं है। जो उससे पहले पुराने जो प्रोजेक्ट थे वही गए हुए हैं इस तरह की चीजों में। एब्सोल्युटली। और इंसॉल्वेंसी में अब क्योंकि अथॉरिटीज़ सीओसी की मीटिंग में इनवाइट होंगी, इसलिए अप्रूवल्स की जो एक्चुअल में सच्चाई है उसका इम्पैक्ट रिजोल्यूशन भी पड़ेगा। सर, बिल्डर्स की तरफ से पवन सर, बिल्डर्स की तरफ से अब क्या क्या ऐसे काम हैं जो अब एक आम होम बायर को एक्स्ट्रा क्रॉस चेक कर लेने होंगे ताकि बाद में कोई इशू ना आए? देखिए, अगर आपने कोई अप्लाई किया है और बिल्डर की बुक्स में वो आ रहा है, अगर बुक्स में, क्योंकि बुक्स तो एक आम होम बायर देख नहीं सकता, हाँ। और उसके पास बिल्डर की तरफ से पेपर होगा, तो पहले तो इतना बेईमानी नहीं करते कि आपको एक पेपर दे दिया और बुक्स में नहीं लिखा। वो लिखेंगे बुक्स में, लेकिन कुछ लोग हो सकता है छूट जाए, जो बहुत ही बेईमानी का काम करे कि उसको पेपर तो दे दिया, बुक्स में नहीं डाला। वो डिस्प्यूट थोड़े से रह जाएंगे आई थिंक, बट ड्रास्टिकली मेजर डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बैंक से चेक से पेमेंट करते हो तो आपके बैंक में भी होगा। तो अगर आप जाके उसको शो करते हो तो आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है कोई भी बिल्डर। बट पवन सर, कोई ऐसी चीज़ जो अभी भी एक आम होम बायर, अब आप कहें कि बहुत ज़्यादा तंत्र पर भरोसा करता है, तो जो कागज़ आया साइन कर दिया, जैसा बताया वैसा करते गए। लिटिगेशन में जब फंसते हैं तब पता चलता है कि यहाँ गड़बड़ की, यहाँ सतर्क नहीं रहे, ये नहीं पड़ा, वहाँ पेंच फंसा था, इसको क्यों नहीं पड़ा। उस समय तो ऐसा लगता है कि ये कानून की जो पेचीदगियाँ हैं हमको आती नहीं है, तो आप बताते रहिए, हम करते रहेंगे। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उस समय। तो आप अभी क्या सलाह देंगे सर, इस तरह के केसेस में भविष्य में ना फंसे, उसके लिए शुरुआत में ही पवन जी क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो जब आप किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करते हो तो उसके जो फाइन ट्यूनिंग्स है, जो उसमें मेन क्लॉज है पेमेंट से रिलेटेड, वो आपको ज़रूर देख लेने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जाके वो बोलेगा कि मेरे को पेमेंट इस दिन ड्यू था, मैंने लिखा था अगर आपने 6 महीने तक पेमेंट नहीं दिया तो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। ये जो ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इश्यूज़ हैं उसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि होम बायर, क्योंकि वो कोई उसका कस्टमर तो नहीं है ना जो सामान सप्लाई करता है, उसमें क्या होगा कि अगर आपने बैंक से पेमेंट किया, और दूसरा होम बायर को पेमेंट बैंक से करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसको अपनी सेफ्टी चाहिए, कभी भी कैश पेमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैश पेमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता और वो बायर हो जो बिल्डर मना कर सकता है। तो आपके लिए चेक से पेमेंट करो, जो जिस पेपर पे साइन कर रहे हो उसमें पेमेंट के टर्म्स ज़रूर पढ़ लो, और उसमें जो 4 फीचर क्लॉज है उसको क्लैरिटी से रखो। अगर ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखते हो और आपके पास कोई पेपर नहीं मिलते, समझ में नहीं आता, लेकिन बैंक कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बैंक में जब आप पेमेंट करते हो तो वो आपकी बुक्स में आ जाता है, और वो बुक्स क्लैरिटी से मेंशन होता है कि यस यू हैव पेड दिस मनी। वो कोड भी आपका एक्सेप्ट करता है। एब्सोल्युटली। प्रवीण जैन सर, जैसा आप लोग बता ही रहे हैं और ये एविडेंट भी है, और हमने देख भी रहे हैं कि रियल स्टेट में अब उतनी ज़्यादा पेचीदियाँ नहीं हैं, और उतनी ज़्यादा, जिसका आपने बोला कि इतना ज़्यादा बेईमानी भी अब नहीं होती। बट उसके बावजूद कई बार खुद हमने देखा है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद जो है कई लोग डेवलपर्स बन जाते हैं, बिल्डर्स बन जाते हैं।
तो उनसे भी कई ऐसी चूक हो जाती है जो बाद में पता चलती है लिटिगेशन में। तो कई बार न चाहते हुए भी बिल्डर भी फंस जाते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए सर, ताकि इनकी तरफ से भी चेक रहे शुरुआत में ही? देखिए, बिल्डर्स, अगर मैं बायर की बात करूं, होम बायर्स की बात कर रहे हैं या डेवलपर्स की बात कर रहे हैं? मैं तो सर होम बायर्स को तो हम हर कदम पे सतर्कता बरतने की सलाह देते ही हैं। अब बिल्डर्स को क्या, उनकी ठीक है एक अपनी एक लीगल टीम उनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद क्या उनको भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एक भी अगर कोई दाग लगा तो पूरे रियल एस्टेट पर फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी। ये देखिए, ये लैंड टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब जमीन खरीदे हैं, कोई प्रोजेक्ट जिसको बना रहे हैं वो लोग, वो टाइटल प्रॉपर सर्च कराएं। उसके 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का जो टाइटल सर्च है, उसके बाद भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ कि सरकार से जमीन ली और उसके बाद किसानों ने बोला ये जमीन जिस पर्पज के लिए एक्वायर की गई थी उस पर्पज में यूज नहीं हुई। वो इस तरह के चैलेंजेस कभी आते हैं, उसमें प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, बट वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पैसा साइफन ऑफ हो गया, कहीं और चला गया। बट मुझे लगता है लैंड, अगर कोई डेवलपर की बात करें तो डेवलपर को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले या लॉन्च करने से पहले ये लैंड के टाइटल को समझना बहुत जरूरी है, और अप्रूवल्स को सारा ध्यान से देख लें कि वो सारी अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड वो उन्होंने ली है नहीं ली। आज की तारीख में तो उसके बिना रेरा भी नहीं होता। जब तक सारी अप्रूवल नहीं है तो लॉन्च भी नहीं कर पाएगा कोई डेवलपर। बट मुझे लगता है कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश में टाइटल को सिक्योर करने के लिए भी काफी सरकार से बातें हो रही हैं। अभी तक कोई इसकी पॉलिसी नहीं बनी, मुझे लगता है फ्यूचर में बनेगी इस तरह की पॉलिसी भी। और जहां तक होम बायर की बात है, जैसे पवन जी ने अभी बताया, और उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि रेरा जरूर चेक करें कभी भी, अगर होम बायर को इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रेरा के अंदर चेक करें कि जो स्पेसिफिकेशन है वो ठीक से उन्होंने बताई गई है नहीं कि बताई गई, पेमेंट प्लान है वो क्या पेमेंट प्लान कहता है। अच्छा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो चीजें बहुत, लिटिगेशन काफी कम हो जाएंगे मुझे लगता है। ओके, अच्छा सर, पवन सर थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दे सर कि जो हमें रियायत मिलेगी उसका दायरा क्या है। मतलब अगर प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में चला जाए तो क्या मुझे एज इज वेयर इज पोजीशन ये मांगने का अधिकार है सर? नहीं सर, देखो इसमें जो रूल चेंज किया है उसमें जो बेसिकली क्लेम फाइल नहीं कर पाते थे लोग, उसका राइट मिलेगा। क्योंकि मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए दे दिए और वो प्रोजेक्ट नहीं आया, तो वो मेरे 10 लाख रुपया सेफ है। अब उस 10 लाख के बदले कितना मिलता है वो तो जब सीओसी की मीटिंग में जो डिसाइड होगा और जो रेजोल्यूशन प्लान फाइनल होगा, सपोज ये फाइनल हुआ कि सबको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक, तो यहाँ तो मेरे जो 10 लाख जमा कराए थे वो 10 लाख में से मेरे सारे जीरो हो गए, क्योंकि मैंने क्लेम फाइल नहीं किया। यहाँ क्या है कि सीओसी की मीटिंग में सारी चीज़ें निकाल के जो लॉ के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि ये जितने भी क्रेडिटर्स थे इंक्लूडिंग होम बायर, उन सबको प्रोपोर्शनेट 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे 10 लाख वाले को। अच्छा। तो आपको वही मिलेगा। नहीं तो अगर सर मुझे लगा इस लॉ से ही हो जाएगा। जी सर, पवन सर मेरा इसी पे एक सवाल था कि अगर माना जो भी रिजोल्यूशन प्लान हुआ सीओसी की बैठक में, अगर रिजोल्यूशन प्लान में मुझे लगता है कि मुझे कम फायदा मिला तो मैं क्या कहीं ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता हूं? सर आप है ना, आप एनसीएलटी में अपना ऑब्जेक्शन करा सकते हो, आप है ना सीओसी में, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है कि जो टॉप 5 ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे जिसमें होम बायर इंक्लूडेड हैं, वो सीओसी की मीटिंग का ऑब्जर्वर बन के जा सकते हो। तो अगर सीओसी में कोई डिसीजन हो रहा है और वो उनको लगता है कि नहीं है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट उनका वोटिंग राइट नहीं होगा। सो बिकॉज इंसॉल्वेंसी इज ए प्रोसेस, उसमें पहले किसको पैसा जाएगा फिर बाद में किसको जाएगा, वो रूल बना हुआ है। यहाँ पे अभी जो लॉ आया है वो ये नहीं आया कि आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे, आपको बिल्डिंग मिल जाएगी। मान लो वो बिल्डिंग जो अभी आप जैन साहब बोल रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी में प्रॉब्लम हो गई, आपको लैंडिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो आपको बिल्डिंग कहाँ से मिलेगी। बट इसमें क्या है कि ये जो लॉ आया है उससे आपका क्लेम जो आप फाइल नहीं करते हो, प्रोसीजरली मिस कर जाते हो, वो आपको क्लेम के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, आप ऑटोमेटिकली माने जाओगे। जो फाइल जिसने किया जिसने नहीं किया वो सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर है। अच्छा पवन सर, एक और बड़ी बात है, बड़ी बारीक से वो कभी कभी समझ में भी नहीं आती है कि ठीक है अब मैंने चाहे क्लेम मिस कर दिया, चलिए मैंने मिस कर दिया था तो अब तो मेरे लिए इस प्रपोजल के तहत मेरे लिए उसमें एक कवच तैयार हो रहा है। लेकिन मिस किया हो या ना किया हो, अगर लिक्विडेशन में चला गया प्रोजेक्ट तो उस दौरान मेरी जो पर्टिकुलर मेरी जो यूनिट है जिसमें मैंने पोजीशन ले रखा है, क्या
मैं उसको ये गारंटी मान सकता हूँ कि वो सुरक्षित रहेगी, मतलब पोजीशन वाली यूनिट्स को क्या बचाया जाएगा सर? नहीं, अगर आपको पोजीशन मिल गया तो वो तो पोजीशन आपके पास है ना। हाँ, लेकिन अगर आपको पोजीशन मिला है और उसमें आपको से 25 लाख रुपए देने थे और आपने उसमें 12 लाख दिए, तो 13 लाख रुपए वो आपसे आरपी मांग सकता है। ओके, ऑलराइट। जैन साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे सर क्लैरिटी के लिए? हाँ नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर आपके नाम टाइटल ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्री हो गई, पोजीशन हो गया, फिर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी वायर की। अदरवाइज जैसे भी बताया पवन जी ने कि अगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए, पोजीशन ले लिया, एज इज वेरियस बेसिस पे पहले ले लिया जाए एनसीएलटी में जाने से पहले, तो जो आउटस्टैंडिंग उनकी बुक्स में बकाया रहेगी वो आईआरपी आपसे मांगेगा। अच्छा, अब हालांकि आप दोनों से इतना तो शुरुआत में हमने क्लैरिटी ले ली थी कि आईएम में गलत एंट्री नहीं होती है, बट फिर भी अगर बिल्डर ने, जैन साहब, अगर बिल्डर ने गलत बायर डेटा आरपी को भेजा हो तो मेरे पास फिर लीगल रेमेडीज कुछ बचती हैं सर कि मैं कहाँ जाऊँ? नहीं देखिए, अगर जैसा भी पवन जी ने क्लियर किया था थोड़ी देर पहले, उनके पास बायर के पास रसीद्स भी हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है और वो शो करेगा जाके कि मैंने देखो बैंक के थ्रू पैसे दिया था, ये मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट है और ये इस डेट में इनको ट्रांसफर हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट मानेगा उसे। अच्छा, ओके, ऑल राइट सर। तो ये थोड़ा सा बारीकियां हमने समझ ली हैं। अब आप दोनों से जाते जाते वो बातें जो हमारी इस चर्चा में नहीं आ पाई, क्योंकि हमारा भी ज्ञान इस पूरे मामले में सीमित है, आप तो विद्वत जन हैं, तो पवन सर, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस नई व्यवस्था या इससे इतर भी? देखिए, एक तो ये व्यवस्था का सबसे पहला हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर बुक्स में कोई भी तरह का किसी की भी बायर का नाम है, उसकी लायबिलिटी है, वो लिखना है। कोई आपने जेडीए कर रखा है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसको लिखना है। आपके कोई रिसीवेबल्स हैं, उसको लिखना है। और आपके पास कोई एसेट आपकी अटैच हो रखी है ईडी से या किसी और रेगुलेटरी एजेंसी से, वो आपको सब मेंशन करना है। और सीओसी इसमें जस्टिफाई करेगी कि वाई लिक्विडेशन, जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था, वो ऐसे लिक्विडेशन नहीं करेगी, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने क्लेम के लिए उन्होंने एक आईएफ को कनेक्ट किया है कि एआई और ऐप बेस्ड क्लेम वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो। So in my opinion, the entire system will be complete, transparent and more human. That is most important, we should understand. And बाकी लोगों को भी समझना चाहिए ये जस्टिस है, कोई जेनरसिटी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी नीड है ना। और फ्रॉम इट इज़ एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, दैट इज़ द मेन पार्ट विच इज़ द ओवरऑल मैसेज फॉर दिस सिस्टम। जैन सर, कोई आपकी तरफ से सर कोई ऐसी बात जो हमारी चर्चा में ना आई हो लेकिन आप कहना चाहें होम बायर्स के हित के लिए? देखिए, सारी बातें कवर हो गई हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा रहा नहीं। बस होम बायर्स ये है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ले, एक तो लालच में ना आए और दूसरा रेरा जरूर चेक करें और पेमेंट प्लान जैसे अभी बताया था पवन जी ने, वो भी चेक करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी अभी चीजें काफी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। अभी जितने प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले 5 साल में जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इसके अंदर। जाते जाते सर, प्रवीण सर, थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा बिजी रहते हैं, बहुत समय आपके पास भी नहीं होता है। अभी मूड माहौल सर कैसा चल रहा है रियल स्टेट का? सब कुछ ठीक ठाक है? फेस्टिव सीजन के बाद में दिसंबर, नया साल भी आ रहा है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आउटलुक दे दिए सर। अभी रियल स्टेट का कैसा आउटलुक है, डिमांड वगैरह कैसी है सर? देखिए, पिछले लास्ट ईयर बहुत अच्छा था। इस बार पिछले 4-5 महीने से लग रहा था कि बाजार थोड़ा सा रुका है, बट हमने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 3 दिन पहले ही, और उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मतलब बाजार आज की तारीख में बहुत अच्छा है। अगर वो रेट, रीजनेबल रेट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट कोई डेवलपर लॉन्च करता है, बाजार से महंगा नहीं है, और जो मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस जहां पर जो भी है उस रेट पर अगर कोई लॉन्च करता है तो वो बाजार अच्छा है। अगर कुछ लोगों ने, मैंने ये ऐसा भी देखा है कि बाजार का प्राइस अगर 100 रुपए है और लोगों ने 150 में निकाला कि चलो ठीक है अभी तो बाजार तेज है, उसका फायदा उठा लो, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। तो इस नई व्यवस्था पर जिसके प्रपोजल्स हैं उस पर भी हमने आप दोनों से राय ले ली और साथ ही साथ में आउटलुक भी ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पवन कुमार विजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रवीण जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।